हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। तो जैसा आप सभी को पता है कि इनकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं फार्मासिस्ट के उनके लिए और जीपैट और नाइपर के लिए अभी हम एक फ्री यूट्यूब पे प्रीमियम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसपे आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, है ना। स्टडी मटेरियल मीन्स वीडियोस, है ना। तो इनको आप चेकआउट करिए। इससे पहले अपन ने मतलब अभी अपना टॉपिक चल रहा है एंटीबायोटिक्स। तो इसमें इससे पहले अपन ने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिस्कस किया है और कुछ ड्रग्स ऐसी खासकर एंटीमाइक्रोबियल क्लास की जिनकी डाइसल्फिराम लाइक एक्शंस होती हैं, उनके वीडियोस इससे पहले बनाए हैं। तो आप उसको भी चेकआउट करिएगा। अपन इस वीडियो के लास्ट में उनकी लिंक दे देंगे। इसके अलावा आप फार्माकोग्नोसी को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपके सारे टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन के बारे में जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं पहले देना चाहूँगा। तो टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रा मीन्स चार और साइक्लिन मीन्स साइकिल। तो जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मीन्स चार चार बेंजीन रिंग्स को अगर अपन साइड बाय साइड जोड़ देंगे तो जो स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा वो टेट्रासाइक्लिन्स का पेरेंट स्ट्रक्चर होता है। उसमें काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जिसको अपन आगे चल के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होती है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में अपन इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह को, एसएआर वगैरह को सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर अभी सिर्फ अपन फार्माकोलॉजी की तरफ फोकस करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स को स्टार्टिंग में कैसे निकाला गया था? एक फंगस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसिन। तो ऑरिफेसिन जो फंगस है स्ट्रेप्टोमाइसिस, उससे इसको सबसे पहले पाया गया था, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन को। तो देखिए, जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं ये जनरली गोल्डन टाइप की कॉलोनीज बनाती हैं, इस वजह से इनको ओरियोमाइसिन्स भी कहा जाता है ना। तो ओरियोमाइसिन्स भी इन्हीं को कहा जाता है, टेट्रासाइक्लिन्स को। अब देखिए, टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन बताएंगे आगे कि कैसा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इनके फेमस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्पेशली साइड इफ़ेक्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के। और इसमें भी जैसे बाकी सारे एंटीबायोटिक्स की क्लासेस में क्लासिफिकेशन होता है, तो अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह की तरफ चलेंगे। तो जब क्लासिफिकेशंस की तरफ अपन आते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको फंगस को। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिन, ये फंगस का नाम है। ये फंगस जो है इसी से पहले पहले टेट्रासाइक्लिन्स मिली थी अपने को। उसके बाद फिर कुछ सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक एंड कम्प्लीटली सिंथेटिक, जैसे ये थर्ड जनरेशन है, इसमें ग्लाइसाइक्लिन्स बोलते हैं। कुछ नई क्लासेस ऐड होते चली गई, जो कि अगर कहें तो इनका स्पेक्ट्रम काफ़ी कॉमन है, थोड़े बहुत चेंजेस ही हैं। बट कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऐसे जिनको बाईपास करके दूसरी जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन्स है वो एक्टिविटी शो करती है। तो फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले आती है टेट्रासाइक्लिन, फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन। फिर सेकेंड जनरेशन में आती है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि काफ़ी फेमस है और नॉर्मली यूज होती है। मिनोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, रोली टेट्रासाइक्लिन एंड लाइमीसाइक्लिन। थर्ड जनरेशन जो है, इन्हें थर्ड जनरेशन को ग्लाइसाइक्लिन्स भी कहा जाता है, ग्लाइसाइक्लिन्स भी कहा जाता है। और इसकी एक ड्रग है टीगेसाइक्लिन। अभी नॉर्मली टीगेसाइक्लिन ही यूज़ है, इसके अलावा अदर ड्रग्स के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं आई है। हो सकता है इन पे काम चल रहा है। आपको पता है एक ड्रग्स को मार्केट में आने के लिए 15 से 20 साल का टाइम ऑलमोस्ट लगता ही है। तो देखिए, अब इनमें जब अपन डिस्कस करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के ऊपर, तो टेट्रासाइक्लिन्स जो होती हैं ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से शो करती है? ये क्या करती हैं, जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए जो एसाइलेटेड अमीनो एसाइल टीआरएनए जो होता है उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करती है। कहाँ पे? एक्सेप्टर साइट पे। यानी ये जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स का काम कहाँ है, ये कहाँ बाइंड करेंगी? ये बाइंड करेंगी राइबोसोम्स की 30th राइबोसोम्स पे एक्चुअली बाइंड करती हैं ये। और जो टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए होता है, जो टीआरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करके लाना अमीनो एसिड्स को कहाँ पे? राइबोसोम्स के पास, ताकि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो पाए। तो एसाइलेटेड फॉर्म में जो अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होकर एक्सेप्टर साइट पे आते हैं। फिर उसके बाद वो राइबोसोम्स की मतलब एक्सेप्टर साइट पे आते हैं और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो उस
टीआरएनए एसाइलेटेड अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को ये इनहिबिट कर देती है टेट्रासाइक्लिन। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है टेट्रासाइक्लिन्स का। तो उसको भी अपन लिख देंगे एक बार, है ना। तो इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लासिफिकेशन का। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात कर रहा था। तो टेट्रासाइक्लिन्स क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को। इसकी बाइंडिंग को कहाँ पे, 30S राइबोसोम पे ये खुद बाइंड करती हैं, 30S राइबोसोम्स पे। और इनकी बाइंडिंग को ए साइट या फिर एक्सेप्टर साइट की बाइंडिंग पे, एक्सेप्टर साइट पे टेट्रासाइक्लिन्स के बाइंडिंग को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया टेट्रासाइक्लिन्स का। अब देखिए टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको कि टेट्रासाइक्लिन्स का यूजेस कहाँ पे होते हैं। यूजेस यानी स्पेशली यूजेस मतलब क्या है, यूज तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बहुत जगह पे हो जाती है, बट स्पेशली जो इनकी कि ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे है। तो ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं क्लेमाइडोफिलोसिस। क्लेमाइडोफिलोसिस हो गया, यहाँ पे इसका यूज होता है। कॉक्सिलोसिस पे यूज होता है। तो ये और एक रिकेट्सियोसिस पे यूज होता है। तो ये तीन सिचुएशंस या कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स का एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है ना। फिर इसको अपन एक बार रब करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि इनका स्पेशली कहाँ कहाँ पे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पेशली टेट्रासाइक्लिन्स के साइड इफेक्ट्स से बनते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि कुछ स्पेशल टेट्रासाइक्लिन्स हैं जिनके क्या साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट बहुत पूछे जाते हैं इनके। सबसे पहले आती है डेमिक्लोसाइक्लिन्स, फिर आती है डॉक्सीसाइक्लिन, और फिर आती है मीनोसाइक्लिन। देखिए क्या जरूरी नहीं है कि इनके साइड इफेक्ट हैं तो ये यूज ही नहीं होंगे, बस कुछ साइड इफेक्ट है जिनको आपको माइंड में रखना है। अगर ऐसी कोई साइड इफेक्ट शो होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को, तो आपको उसको अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे आपको कंसल्ट करना है। देखिए डेमिक्लोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ये हाईली फोटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। फोटोटॉक्सिसिटी शो करती। तो देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्सीसाइक्लिन डेमिक्लोसाइक्लिन फोटोटॉक्सिसिटी शो कर रही हैं तो ये यूज ही नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंट को गाइड करना है कि अगर आप इन मेडिसिन पे चल रहे हैं तो आपको अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन शो हो रही हैं कि मतलब अगर आप धूप पे जा रहे हैं तो आपको सनबर्न तरह की रिएक्शन शो हो रही है अपनी स्किन पे, तो उस तरीके की चीज़ों को आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना है। ठीक है, तो डेमिक्लोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन हाईली फोटोटॉक्सिसिटी रिएक्शन शो करती हैं। फोटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद मीनोसाइक्लिन जो होती है, मीनोसाइक्लिन ये वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कॉज करते हैं। यानी कि अगर कोई मीनोसाइक्लिन के ट्रीटमेंट पे है तो हो सकता है उसे वर्टिको टाइप के सिम्टम्स शो हो।
फिर मीनोसाइक्लिन के बारे में डेमिक्लोसाइक्लिन के बारे में एक स्पेशल चीज़ जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जो डेमिक्लोसाइक्लिन है ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करती है, क्योंकि ये एडीएच को इनहिबिट करती है, एडीएच को इनहिबिट करती है, तो इसलिए डायबिटीज़ इंसिपिडस टाइप के सिम्टम्स शो करती है डेमिक्लोसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन। अब देखिए जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ये एसोफेजियल अल्सर्स कॉज करती है। तो ये तीनों ड्रग्स हैं जिनके साइड इफेक्ट आपको याद रखने। तो देखिए अब इसके बाद क्या है कि जैसे आपने देखा कि क्या इनके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट हैं, इनके बाद अब कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जितनी भी अपनी टेट्रासाइक्लिन्स की होती हैं इनके अंदर चिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, डाईवेलेंट बाईवेलेंट आयंस की तरह मतलब रिएक्शन शो करती हैं, तो इनको अंदर चिलेटिंग प्रॉपर्टी शो होती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं क्योंकि बोन्स और जो टीथ होते हैं उनको इफेक्ट करती हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो टेट्रासाइक्लिन्स है इनका मिल्क में प्रोडक्ट जो, जैसे अगर लैक्टेटिंग वुमेन है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है तो लैक्टेशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगे, क्योंकि लैक्टेशन में मिल्क में ये सिक्रेट होती हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, जिससे ये फीटस को या फिर कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी को इफेक्ट कर सकती हैं, तो उनकी बोन को डिफॉर्मिटीज कॉज करती हैं। फिर इसके बाद ये चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो ये तीन कंडीशन है जहाँ पे ये हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यहाँ पे इनको देना नहीं है अपने को टेट्रासाइक्लिन्स को, ठीक है। फिर देखिए टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में कुछ खास चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए कि इनको कभी भी एंटासिड, आयरन सप्लीमेंट्स, मिल्क और सुक्राल फिट के साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये चिलेशन शो करते हैं और ये इनकी जो एंटासिड, आयरन, मिल्क और सुक्राल फिट हैं ये सारी चीज़ें इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर कुछ चीज़ें जैसे हम बताना चाहेंगे वो है ये है कि जो टीगेसाइक्लिन ड्रग है, टीगेसाइक्लिन ये ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है, इसका ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम, और टीगेसाइक्लिन किस में आती है, ग्लाइसाइक्लिन्स में, जो कि थर्ड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स में आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है टीगेसाइक्लिन के बारे में, है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में जो आपको माइंड में अपने रखना है। फिर एक स्पेशल साइड इफेक्ट और है इसका, वो होता है जो कि मोस्ट फेमस फैंकोनी सिंड्रोम, वो आपको याद रखना, फैंकोनी सिंड्रोम। फैंकोनी सिंड्रोम में क्या होती है, जो एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन होती हैं, अगर कोई पेशेंट एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन ले रहा है या फिर गलती से ले लेता है तो उसमें इसके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसके ऊपर ये ड्रग इफेक्ट करती है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन्स कभी यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती है जो बाय मिस्टेक पेशेंट ले भी लेता है गलती से, बट एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन्स कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फैंकोनी सिंड्रोम कॉज करती है, तो इसलिए आपको याद रखना। तो ये क्यों शो करती है, देखिए एपीटेट्रासाइक्लिन, एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन एंड एपी एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन, ये तीन इसके जो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं एक्सपायर्ड आफ्टर एक्सपायरी, उसकी वजह से ये एक्सपायर्ड या डिग्रेडेड जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं वो फैंकोनी सिंड्रोम कॉज करती हैं।
तो इसलिए आपको ये फैंकोनी सिंड्रोम के बारे में स्पेशली याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के रिगार्डिंग, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जो मिनोसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन ये हाईली लिपोफिलिक होती है, हाईली लिपोफिलिक ड्रग है। देखिए जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं ये रेनल पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का जो सिक्रेशन होता है वो रेनल फिल्ट्रेशन के थ्रू ना होके बिलीरुबिन मतलब बाइलरी सिस्टम में होता है, यानी लीवर के थ्रू होता है। तो रेनल के थ्रू ना होके लीवर के थ्रू होता है, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन इज सेफ इन रेनल पेशेंट्स, है ना। और बिलरी एक्सक्रीशन की वजह से वो पेशेंट में सेफ है जो रेनल कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में दिया जा सकता है डॉक्सीसाइक्लिन को। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, रेनल पेशेंट में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये याद रखिएगा। रेनल पेशेंट्स में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन इस स्पेशल केस में यूज़ की जा सकती है रेनल पेशेंट्स में। तो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के बाद क्या अलग टॉपिक अपन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि इसके बाद आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स के ऊपर एक वीडियो मिले, अपन प्लान कर रहे हैं उसके लिए। तो अपने साथ यहाँ पे आप फार्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि कहीं पे बहुत अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, अपन सब साथ मिलके इस बार आरआरबी, रेलवेज एंड जो भी डीएसएसबी की वैकेंसी आ रही है, जीपैट, नाइपर, सबको क्रैक करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद फार्मा बाबा। थैंक यू।